नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। विगत शनिवार 13 नवंबर की दोपहर 2 बजे से लागू किए गए कर्फ्यू में जहां इससे पहले सुबह 9 से शाम 6 बजे तक ढील दी गई थी, वहीं अब एक नया आदेश जारी करते हुए शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने रोजाना सुबह 7 से रात 9 बजे तक कर्फ्यू में ढील देने की घोषणा की है। साथ ही अब रोजाना रात 9 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। इस संदर्भ में आज सोमवार 22 नवंबर को दोपहर बाद एक परिपत्र जारी करते हुए पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने कहा कि चूंकि अब शहर में हालात काफी शांत और सामान्य हो चुके हैं, ऐसे में कल मंगलवार 23 नवंबर से अमरावती शहर में रोजाना सुबह 7 से रात 9 बजे तक कर्फ्यू में ढील देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही कानून व व्यवस्था के लिए किसी भी तरह का कोई खतरा न हो, इस बात के मद्देनजर रात 9 से अगले दिन सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू को लागू रखा जाएगा। हालांकि नाइट कर्फ्यू के दौरान भी सुबह 5 बजे से थोक सब्जी मंडी व फल मंडी में माल की आवाजाही तथा सब्जी व फलों की होलसेल बिक्री को छूट दी जाएगी। इसी तरह सुबह 5 बजे से होलसेल अनाज मार्केट में भी माल लेकर पहुंचने वाले ट्रकों की आवाजाही तथा लोडिंग अनलोडिंग को छूट दी गई है। विगत सप्ताह अमरावती शहर में हुई हिंसक घटनाओं के चलते लगाए गए कर्फ्यू की वजह से कृषि उत्पन्न बाजार समिति द्वारा संचालित अनाज मंडी तथा थोक सब्जी व फल मंडी बंद थे। करीब 10 दिनों के बाद आज इन दोनों मंडियों में कामकाज नियमित रूप से शुरू हुआ। विगत सप्ताह हुई हिंसक घटनाओं को देखते हुए शनिवार 13 नवंबर की दोपहर 2 बजे से अमरावती शहर में कर्फ्यू लागू किया गया था। इस दौरान बुधवार तक केवल जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों को दोपहर के समय 2 घंटे खुले रहने की छूट दी गई थी। वहीं तमाम तरह के वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित कर दिया गया था। ऐसे में बाहर गाँव से साग सब्जी व फल लेकर आने वाले किसान अमरावती पहुंच ही नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से अनाज मंडी तथा थोक सब्जी मंडी व फल मंडी में कामकाज पूरी तरह से ठप था। वहीं इसके बाद शनिवार से दिन का कर्फ्यू हटाते हुए सुबह 9 से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई थी और शाम 6 से दूसरे दिन 9 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू किया गया था। ऐसे में रोजाना तड़के 2 से सुबह 8-9 बजे तक लगने वाले थोक सब्जी व फल मंडी में कामकाज शुरू करवाना संभव नहीं था। इस बात के मद्देनजर विगत शनिवार को ही मंडी प्रशासन ने शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह से मुलाकात करते हुए सुबह के समय थोक सब्जी व फल मंडी सहित अनाज मंडी में माल लाने तथा अनलोडिंग करने को लेकर अनुमति मांगी थी, जिसके बाद शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने रोजाना सुबह 5 से सुबह 8:30 बजे तक माल की आवाजाही तथा लोडिंग व अनलोडिंग अनुमति प्रदान की थी। ऐसे में आज सोमवार की सुबह थोक सब्जी व फल मंडी में पहले की तरह चहल पहल दिखाई दी। वहीं अनाज मंडी में भी नियमित समय पर कामकाज शुरू हुआ। विगत 13 नवंबर को अमरावती शहर में हुई हिंसा व तोड़फोड़ के मामले में सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा शिवसेना के जिला प्रमुख राजेश वानखड़े व महानगर प्रमुख पराग गुर्दे सहित शिवसेना के कुल 6 पदाधिकारियों को विभिन्न धाराओं के तहत नामजद करते हुए आज गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद इन सभी का मेडिकल चेकअप कराते हुए उन्हें स्थानीय अदालत के समक्ष पेश किया गया। सरकार द्वारा इस बार राज्य विधानमंडल का शीत सत्र नागपुर की बजाय मुंबई में ही आयोजित करने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में शीत सत्र के शुरू होने में कुछ विलंब हो सकता है और यह अधिवेशन 7 दिसंबर की बजाय दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में मुंबई में आयोजित किया जा सकता है। परंपरा और नागपुर करार के मुताबिक प्रतिवर्ष विधानमंडल का शीत सत्र नागपुर में होता है, किंतु इस समय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तबियत खराब रहने के चलते यह अधिवेशन मुंबई में ही कराए जाने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, जबकि भाजपा द्वारा शीत सत्र को नागपुर में ही आयोजित करने का आग्रह किया जा रहा है। विगत वर्ष भी कोविड संक्रमण के चलते विधानमंडल का शीत अधिवेशन नागपुर की बजाय मुंबई में ही आयोजित किया गया था। राज्य में विगत 2 वर्षों से कक्षा पहली से चौथी की शालाएं कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए बंद है। वहीं 5वीं से आगे की कक्षाओं को इससे पहले चरणबद्ध ढंग से खोल दिया गया, लेकिन अब पहली से चौथी की कक्षाओं को शुरू करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा शालेय शिक्षा विभाग को अपना ना हरकत प्रमाण पत्र दे दिया गया है। ऐसे में अब जल्द ही पहली से चौथी की कक्षाओं में भी नौनिहालों की मौजूदगी दिखाई दे सकती है। इस बारे में जानकारी देते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से छोटे बच्चों के टीकाकरण की भी अनुमति मांगी गई है, ताकि उन्हें कोविड संक्रमण के प्रभाव से बचाया जा सके। स्वच्छ भारत मिशन तथा स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान के अंतर्गत सिटीजन फीडबैक में तिवसा नगर पंचायत ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। साथ ही कचरा मुक्त शहरों की सूची में अपना स्थान बनाते हुए 3 स्टार प्राप्त किए हैं। इस हेतु गत रोज तिवसा नगर पंचायत की मुख्याधिकारी एवं प्रशासक को राजधानी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में सम्मानित किया गया। स्थानीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के ओएसडी डॉक्टर तुलसीराम भिलावेकर का आज सोमवार 22 नवंबर की सुबह 4 बजे हृदयाघात के चलते निधन हो गया। बेहद मिलनसार व्यक्तित्व रहने वाले डॉक्टर तुलसीदास भिलावेकर को सर्वसामान्य लोगों की मदद करने वाले डॉक्टर के रूप में जाना जाता था। वे मेलघाट निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व विधायक प्रभुदास भिलावेकर के बड़े भाई। उनके निधन की खबर मिलते ही मेलघाट सहित जिले के स्वास्थ्य महकमे में शोक की लहर देखी जा रही है।
अमरावती के जिला स्टेडियम पर इस समय देश के विभिन्न प्रांतों से आए धनुर्धरों का जमावड़ा लगा हुआ है, जो यहां पर धनुर्विद्या के रिकर्व, कंपाउंड व इंडियन राउंड क्रीडा प्रकार में अपनी धनुर्विद्या का कौशल दिखा रहे हैं। इस समय जिला स्टेडियम पर 38वीं सब जूनियर धनुर्विद्या राष्ट्रीय अजिंक्य पद स्पर्धा का आयोजन आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया तथा महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन से संलग्नित महाराष्ट्र आर्चरी एसोसिएशन द्वारा किया गया है। इस स्पर्धा के संदर्भ में जानकारी देते हुए महाराष्ट्र धनुर्विद्या एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रशांत देशपांडे द्वारा बताया गया कि 21 से 30 नवंबर तक चलने वाली इस स्पर्धा में समूचे देश से 18 वर्ष से कम आयु वाले धनुर्धर अपने अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिसके लिए अब तक करीब 28 राज्यों की टीमें अमरावती पहुंच चुकी हैं। आज अमरावती में 38 एनटीपीसी सब जूनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप, जो कि 18 साल के कम उम्र के लड़के और लड़कियों के द्वारा खेली जा रही है। यहाँ पर संपूर्ण भारतवर्ष से, हर राज्य से खिलाड़ी आए हुए हैं। आज यहाँ पे रिकवर राउंड, जो कि तीरंदाजी में 3 तरह के राउंड होते हैं, एक रिकवर, एक कंपाउंड और इंडियन, ऐसे एक पहली बैच यहाँ पे शुरुआत हुई है। आज के इस खेल में करीबन 300 लड़के और लड़कियाँ भाग लेंगी और 26 तारीख से कंपाउंड का इवेंट होगा, उसमें भी 300 लोग पार्टिसिपेट करेंगे और उसके बाद में इंडियन राउंड, जिसे हम ट्रेडिशनल राउंड कहते हैं, वो भी खेले जाएंगे। यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान से जो बच्चे आए हैं, इनमें कई सारे एशियन चैम्पियंस हैं, कई सारे वर्ल्ड के मेडल होल्डर्स हैं और इंडिया के 18 साल के टॉप स्टार्स हैं। हमारा मकसद इस तरह की टूर्नामेंट्स का यही है कि ग्रास रूट लेवल पर ज़्यादा से ज़्यादा भारत को अच्छे तीरंदाज मिल सके, ताकि आने वाले 24 ओलंपिक्स में भारत एक अच्छा प्रदर्शन कर सके पेरिस ओलंपिक्स के अंदर। इसी के साथ यह स्पर्धा 29 तारीख को ख़त्म होने वाली है। मैं सभी अमरावतीकरों को ये बहुत बड़ी संधि उपलब्ध हुई है अमरावती में। मैं अमरावती के सभी खिलाड़ियों से ये विनती करूंगा कि आप ज़रूर नेहरू स्टेडियम में आए और इन होनहार तीरंदाजों का हौसला भी बढ़े और इस खेल को सही तरीके से देखें, ताकि आप भी सीख सकें और आप भी हिंदुस्तान के लिए आगे बढ़ने का कोशिश कर सकें। कल 21 नवंबर से शुरू होकर आगामी 23 नवंबर तक चलने वाली इस राष्ट्रीय स्पर्धा के दौरान अलग अलग क्रीड़ा प्रकारों के लिए 23, 26 व 29 नवंबर को बेहतरीन खेल प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को व्यक्तिगत व टीम स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। इसके तहत कल 23 नवंबर को अपराह्न 4:30 बजे के उपरांत मंडल न्यूज के संपादक अनिल अग्रवाल के हाथों इस राष्ट्रीय स्पर्धा के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। शहर के हनुमान नगर परिसर वासियों ने जिले की सांसद नवनीत राणा से मुलाकात करते हुए मांग उठाई कि खोलापुरी गेट पुलिस स्टेशन को उसके पुराने स्थान पर हनुमान मंदिर परिसर में शुरू किया जाए, ताकि इस परिसर के नागरिक सुरक्षित महसूस कर सकें। परिसर वासियों का कहना रहा कि वर्ष 1992 के दौरान हुए धार्मिक दंगों के उपरांत खोलापुरी गेट पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई थी और वर्ष 2013 से पहले तक यह पुलिस स्टेशन भाजी बाजार स्थित मनपा दवाखाने के पास हुआ करता था, जिसे परिसर वासियों को भरोसे में लिए बिना ही नए स्थान पर स्थानांतरित किया गया। इस बारे में विधायक रवि राणा के समक्ष तत्कालीन पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक द्वारा लिखित पत्र दिया गया था कि खोलापुरी गेट पुलिस स्टेशन का नूतनीकरण होने के बाद इसे दोबारा हनुमान नगर परिसर में शुरू किया जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। अतः मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह बेहद जरूरी हो गया है कि खोलापुरी गेट पुलिस थाने को पहले की तरह हनुमान नगर परिसर में ही रखा जाए। गत रोज अमरावती के दौरे पर आए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तथा नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस से शहर के कई व्यापारियों ने मुलाकात की। इस समय व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडल द्वारा पूर्व सीएम फडणवीस को बताया गया कि विगत शुक्रवार 12 नवंबर को निकाले गए मोर्चे में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जयस्तंभ चौक व मालवीय चौक परिसर की दुकानों में तोड़फोड़ करने के साथ ही लूटपाट भी की गई। साथ ही कई व्यापारियों से धक्का मुक्की करते हुए मारपीट तक की गई। अतः व्यापारियों में डर व असुरक्षा का माहौल है। अतः इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। धामनगांव रेलवे तहसील के अशोकनगर परिसर में रहने वाली स्मिता संतोष राजनकर नामक महिला किसान द्वारा यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में कहा गया कि किसी भी तरह का कोई आरक्षण नहीं रहने के बावजूद महिला सरपंच के पति के दबाव में आकर पगडंडी रास्ता खुला करने के नाम पर उसके खेत में खड़ी फसल पर जेसीबी मशीन चलाकर फसल बर्बाद करने वाले नायब तहसीलदार, मंडल अधिकारी व पटवारी को तुरंत निलंबित किया जाए और यह गुंडागिरी करने वाले लोगों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की जाए, अन्यथा जिलाधीश कार्यालय के सामने आमरण अनशन किया जाएगा। मी एक महिला शेतकरी आहे आणि माझ्या शेतात कुठलेही अतिक्रमण नसताना समाजकंटकांनी लेटर देऊन तसं अतिक्रमण असल्याचं भासवून अधिकाऱ्यांमार्फत ती कारवाई केलेली आहे आणि माझ्या शेताचे कंपाऊंड आणि माझ्या उभ्या पिकाचं नुकसान जेसीबी चालवून त्यांनी केलेलं आहे। त्यामुळे मला न्याय मिळावा, ह्या समाजकंटकांवर फौजदारी कारवाई व्हावी आणि अधिकाऱ्यांचं निलंबन व्हावं ही माझी विनंती आहे। त्यामुळे या प्रकरणात लवकरात लवकर तोडगा काढावा अधिकाऱ्यांनी, तसेच
स्वतः कलेक्टरनी त्या ठिकाणी येऊन पाहणी करावी आणि अधिकाऱ्यांचं निलंबन करावं, तसेच समाजकंटकांवर फौजदारी कारवाई करावी. अन्यथा मी माझ्या सहपरिवार आणि तसेच माझ्या 80 वर्षाच्या सासूबाईसह आमरण उपोषणाचा इशारा देत आहे. हाल ही में राजधानी नई दिल्ली में लिम्का बुक ऑफ नेशनल रिकॉर्ड होल्डर येली क्लब द्वारा 23वीं मिस एंड मिस्टर टीन इंडिया 2021 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें अमरावती निवासी ख्यातनाम उद्योजक हरिकिशन हरगोविंद व मनमोहन काकानी की पोती प्रांजल मधुसूदन काकानी ने मिस टीन इंडिया पर्सनालिटी का अवार्ड प्राप्त किया, जिसके लिए प्रांजल काकानी का सर्वत्र अभिनंदन किया जा रहा है. हेल्थ एम्प्लॉयज फेडरेशन की ओर से आज जिला स्वास्थ्य अधिकारी को निवेदन सौंपते हुए कहा गया कि कोविड महामारी से सुरक्षित रहने के लिए कोविड टीका लगाने की प्रक्रिया तेज गति से चल रही है और स्वास्थ्य कर्मचारी इस अभियान में अपनी जान की परवाह न करते हुए स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं. ऐसे में स्वास्थ्य कर्मियों को पूरा एक दिन आराम मिल सके, इसलिए सरकारी अवकाश वाले दिन कोविड टीका प्रक्रिया को बंद रखा जाए. भीम ब्रिगेड संगठन की ओर से अतिक्रमण विभाग प्रमुख अजय भंसिले व एएसआई गावनेर पर जल्द से जल्द निलंबन की कार्रवाई किए जाने को लेकर निगमायुक्तों को ज्ञापन सौंपा गया है. साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि ऐसा नहीं होता है तो आगामी 1 दिसंबर से मनपा के सामने अन्नत्याग आंदोलन किया जाएगा. हिंदू जनजागृति समिति की ओर से जिलाधीश के जरिए केंद्रीय रेलवे मंत्री को भेजे गए ज्ञापन में कहा गया कि इन दिनों रेल मंत्रालय की ओर से रामायण एक्सप्रेस चलाई जा रही है. इस एक्सप्रेस को लोगों का भरपूर प्रतिसाद भी मिल रहा है, लेकिन इस रामायण एक्सप्रेस में यात्रियों को भोजन व अल्पोपहार परोसने के लिए जो वेटर रखे गए हैं उनकी वेशभूषा साधु संतों की तरह नजर आती है. अतः साधु संतों की अवमानना को रोकने के लिए साधु संतों की वेशभूषा वाले वेटर रखने की अपमानजनक कृति को तत्काल रोका जाए. शहर में रविवार को टीईटी की परीक्षा ली गई. इस परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्रिका लीक किए जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने प्रश्न पत्रिका लीक करने वाले केंद्र परीक्षक और परीक्षार्थी छात्र के खिलाफ अपराध दर्ज किया है. रविनगर स्थित नारायणदास लड्डा हाई स्कूल के परीक्षा केंद्र पर टीईटी की परीक्षा रहने से यहां पर केंद्र संचालक के रूप में शिकायतकर्ता महिला कार्यरत थी. इस दौरान परीक्षार्थियों पर निगरानी रखने के लिए शिक्षा अधिकारी ने परीक्षक के रूप में पवन कुमार तिवारी को नियुक्त किया था. उसने सबसे पहले प्रश्न पत्रिका मोबाइल पर दूसरे शिक्षक को भेजकर लीक की. वहीं इस दौरान एक परीक्षार्थी ने भी परीक्षा केंद्र के भीतर से मोबाइल पर परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक किया. परतवाड़ा प्रादेशिक वन विभाग अंतर्गत धारणी वन परिक्षेत्र में वन्य प्राणियों में गिने जाने वाली लोमड़ियों ने भी अब दहशत फैलाना शुरू किया है. रविवार को धारणी सहित तहसील के अन्य गांव के 8 लोगों पर लोमड़ियों द्वारा हमला किया गया. इन सभी घायलों पर धारणी उपजिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद वन विभाग द्वारा उन्हें जिला सामान्य अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है. साथ ही इस बात की भी जाँच की जा रही है कि ये वन्य जीव लोमड़ियाँ हैं अथवा भेड़िए हैं. शहर के अलीम नगर परिसर में रहने वाले जावेद खान जका खान ने जमील कॉलोनी के एक हॉल के बाहर ब्रेकर मशीन रखी थी, जिसे 20 नवंबर की रात कोई अज्ञात चोर चुरा कर ले गया. इस मशीन का मूल्य करीब 60,000 रुपए आंका गया है. नागपुर गेट पुलिस मामले की जांच कर रही है. मोर्शी तहसील अंतर्गत वरला फाटे के पास अज्ञात वाहन द्वारा दुपहिया वाहन को टक्कर मार दी गई. इस हादसे में उड़खेड़ निवासी अशोक राठौड़ नामक दुपहिया सवार की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंपा गया और रविवार को शिरखेड़ में मृतक का अंतिम संस्कार किया गया. मामले की जाँच शिरखेड़ पुलिस कर रही है. विगत दिनों परतवाड़ा के पेंशनपुरा में निखिल मंडले नामक एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड में लिप्त विक्की धाड़से को परतवाड़ा पुलिस ने तुरंत ही गिरफ्तार किया था, जो फिलहाल अमरावती की सेंट्रल जेल में है. पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि विक्की धाड़से ने देशमुख प्लॉट निवासी अपने साथी नीलेश गंगाधर बारखड़े के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया, जिसके आधार पर रविवार को पुलिस ने नीलेश बारखड़े को भी गिरफ्तार किया है. अचलपुर तहसील में लगातार किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटनाएं सामने आ रही हैं और अब तहसील के 2 अलग अलग गांवों में एक किसान व एक युवक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने का मामला प्रकाश में आया है. सरमसपुरा पुलिस स्टेशन अंतर्गत बलेगांव चौसाला में कैलाश जानराव चौहान नामक किसान ने अपने खेत में फांसी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली. वहीं पथरोड पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले सिंधी बुद्रुक गाँव में योगेश अमोल यावलकर नामक 32 वर्षीय युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की है. अमरावती जिले के वरुड़ तहसील अंतर्गत तिवसा घाट निवासी 55 वर्षीय गणपत रामजी ढेपे अपने किसी परिचित के साथ अहमदनगर गए थे और वहां से वापस हरिओम ट्रेवल्स की बस में सवार होकर अमरावती लौट रहे थे. यह ट्रेवल्स बस आज सुबह राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत MIDC परिसर में रुकी, जहां पर अन्य यात्रियों के साथ गणपत के परिचित भी ट्रेवल्स बस से नीचे उतरने की तैयारी में थे और उन्होंने गणपत को भी अपने साथ नीचे उतरने के लिए कहा, लेकिन गणपत ढेपे के शरीर में किसी भी तरह की कोई हलचल दिखाई नहीं दी. इसके बाद पूरी बस में हड़कंप मच गया और तुरंत ही राजापेट पुलिस थाने को इससे अवगत कराया गया. पश्चात राजापेट पुलिस थाने ने तुरंत मौके पर पहुंचकर गणपत ढेपे को एम्बुलेंस में डालकर जिला सामान्य अस्पताल में रवाना करवाया, जहां पर प्राथमिक जांच के दौरान पता चला कि गणपत ढेपे की बस में ही हृदयाघात के चलते मौत हो चुकी थी.
विगत 18 नवंबर की रात करीब 9:15 बजे के आसपास कर्फ्यू के दौरान राजापेट चौक पर उड़ान पुल से ऊपर दुपहिया पर सवार 2 युवकों ने नीचे राजकमल चौराहे पर पुलिस बंदोबस्त में तैनात SRPF के पुलिस कर्मचारियों पर एक भारी भरकम पत्थर फेंका था और उन्हें जान से मारने का प्रयास किया था। इस मामले की जांच करते हुए CCTV फुटेज के आधार पर शहर पुलिस ने अर्जुन नगर परिसर निवासी तुषार हरणे व प्रतीक धुमाले को गिरफ्तार किया है। साथ ही इन दोनों युवकों द्वारा इस अपराध में प्रयुक्त किए गए वाहन को भी अपने कब्जे में लिया है। यह कार्रवाई राजापेट पुलिस थाने द्वारा की गई है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।